दोस्तों ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसकी प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एलएलबी की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इसको ढंग से पढ़ते हैं, हम गौर से इसको पढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2024, ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें कुल जो है वो 12 अध्याय दिए हुए हैं। 12 अध्याय इसके अंदर दिए हुए हैं। 170 इसके अंदर धाराएँ दी हुई हैं। ठीक है, याद करते जाना है साथ साथ में। तो इसके अंदर जो है वो कुल जो अध्याय हैं वो 12 है। 170 इसके अंदर धाराएं हैं। शब्द साक्ष्य एविडेंस की परिभाषा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं एवं संसूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मेन चीज़ यही है, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उनके बारे में उनको जो है वो सम्मिलित किया गया है। मेन जो इसके अंदर चेंज है वो यही देखने को मिलता है। अब ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों तथा पीड़ितों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया है। यानी ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, साक्षियों, अभियुक्तों, आपने जैसे कोर्ट के अंदर देखा होगा, कोर्ट के अंदर क्या होता है कि आज के टाइम जो लड़का या लड़की जो भी जिसके ऊपर अपराध का मुकदमा चलाया जा रहा है, उसने कुछ गलत किया है, तो उसको जो है वो साक्षी के तौर पर कई बार जो है वो वीडियो कॉल के माध्यम से जो है उसको दिखाया जाता है। तो इसकी ये बात कर रहा है। आगे क्या बोलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी डिजिटल जो चीज़ें हैं, अभिलेखों को डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा जो एविडेंस रहता है उसको हम लेंगे, इसकी बात ये कहता है। अब ये कहता है कि इसमें द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस के क्षेत्र को विस्तृत किया गया है, ताकि मूल से यांत्रिक प्रतियां द्वारा बनाई गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां दस्तावेजों के प्रतिलेख के साथ उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन नहीं किया था तुलना की जा सके, एवं किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तु या मौखिक वृत्तांत जिसमें उन्हें स्वयं देखा है और मूल अभिलेख का मैचिंग हैश वैल्यू देना द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के सबूत के रूप में ग्रहण किया जा सके। यानी ये कह रहा है कि भाई आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खो गया है कहीं, ठीक है, तो आप जो है वो फोटोकॉपी भी यानी प्रतिलिपि भी दे सकते हैं, प्रतिलेख जो है, लेकिन उसके साथ जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए, वो एक तरीके से होना चाहिए। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसी का वो प्रतिलिपि होनी चाहिए। अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का छठा हम देखते हैं। यह उन तथ्यों को सीमित करता है जो ग्राह्य हैं एवं न्यायालयों में जिनका उसी रूप में प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन है, ठीक है। यह उन तथ्यों को सीमित करता है, ठीक है, जो न्यायालयों में प्रमाणीकरण रूप में है, ठीक। इसमें राज्य क्षेत्र के अध्यार्पण सेशन ऑफ टेरिटरी के उपबंधों को स्थान नहीं दिया गया है। सेशन ऑफ टेरिटरी ये जो क्या है, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होता है कि कुछ आप हिस्से हमारे आप रख लो और आपके कुछ हिस्से जो हैं वो हम रख लेते हैं। तो ये जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए इसके अंदर काम नहीं आएगा। अब बीएसए का इसके अंदर कोई काम नहीं, ये संधि है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़ होती है, तो इसको जो है वो सेशन ऑफ टेरिटरी के अंदर बीएसए का कोई काम नहीं है, ये वहाँ पर लागू नहीं होता है।
लोक दस्तावेज एवं प्राइवेट दस्तावेज की परिभाषा को एक ही धारा में, धारा 74, ठीक है, धारा 74 में याद रखना है आपको, समाहित किया गया है। सूचना प्रश्नों, लर्निंग क्वेश्चंस से संबंधित सारे उपबंधों को एक ही धारा में स्थान दिया गया है। अब आपको जो है वो कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। पहला कि जो सेशन टेरिटरी है, ठीक है, वो उनसे ये रिलेटेड नहीं है, बीएसए इसके अंदर काम नहीं आएगा सेशन टेरिटरी के अंदर। धारा 74 के अंदर लोक दस्तावेज एवं प्राइवेट दस्तावेज, ठीक है, इनको एक ही जगह कर दिया गया है। दूसरा ये कहता है कि सूचना प्रश्न, ठीक है, सूचना प्रश्नों को, लर्निंग क्वेश्चन से संबंधित सारे उपबंधों को एक ही धारा में स्थान दिया गया है, ठीक है। अभी आगे क्या कहता है कि वैसे नए अधिनियम में कोई विशेष बदलाव अर्थात परिवर्तन नहीं किया गया है, अधिकांश उपबंध यथावत रखे गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं संसाधनों को विशेष महत्व दिया गया है। बस इलेक्ट्रॉनिक जो है उनके बारे में ये बता रहा है। आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर अध्याय कितने हैं, इसके अंदर कुल धाराएँ जो है वो कितनी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं एवं संसूचनाओं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया। इतनी सी ये वीडियो थी। और जो सेकेंडरी एविडेंस है, मतलब फ़ोटोकॉपी है, सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड वगैरह होनी चाहिए, तो उसको वो ले सकते हैं अगर आपके पास एक बार नहीं है तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।